हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पूजा नारंग्स फिजिक्स क्लासेस। आज मैं हाजिर हूँ फिर से न्यूक्लियर फिजिक्स का नया लेक्चर लेकर। और आज का टॉपिक है हमारा रेडियो एक्टिविटी। पिछले लेक्चर में लेक्चर 5 ये कंप्लीट अपलोड नहीं हो पाया था, तो मैंने फिर से रिकॉर्ड कर दिया है। रेडियो एक्टिविटी टॉपिक हम फिर से लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। जो हैवी एटम्स होते हैं, मीन्स जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो एटम्स बहुत हैवी हो जाते हैं, वो एटम्स अनस्टेबल हो जाते हैं। ओके, तो अनस्टेबल होने की वजह से स्टेबल होने के लिए ऐसे एटम्स क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल्स को इमिट करते हैं। ठीक है, देन हम उसको क्या कह देते थे, रेडियो एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था यूरेनियम 238 है, ये भी हैवी है, इसमें से भी रेडियो एक्टिविटी होती है। तो आज हम करेंगे रेडियो एक्टिविटी के टॉपिक को। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है? द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस with emission of one or more penetrating radiations like alpha particle, beta particle और gamma rays। तो मीन्स ये क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। सबसे पहले स्पॉन्टेनियस कैसे है ये? क्योंकि इस प्रोसेस को हमें स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप होती है। सेकेंडली हम इसको ना तो स्लो कर सकते हैं ना ही फास्ट कर सकते हैं बाय एनी केमिकल, बाय चेंजिंग एनी केमिकल कंडीशन और एनी फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर अदर देन न्यूक्लियर बोम्बार्डमेंट। मीन्स अगर हम न्यूक्लियर पार्टिकल्स की इस पे बोम्बार्ड करवाते हैं, इस पे इंसिडेंट करवाते हैं, ओनली इन दैट केस हम इसकी रेट को चेंज कर सकते हैं। बट टेम्परेचर, प्रेशर ये सब चेंज करने से इस प्रोसेस को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके रेट को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे इसकी डिस्कवरी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कैसी हुई, उससे पहले आपको एक डेफिनेशन और नोट कर लेनी है। द सब्सटेंसेस that show radioactive nature are called, ये आप नोट कर लेना, यहीं पे लिख देती हूँ, आर कोल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ओके, मीन्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी को शो करते हैं उनको हम बोल देते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। इसके बाद है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की या रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी कैसे हुई। इसकी डिस्कवरी हुई थी एक एक्सीडेंट में, लाइक एक्सीडेंटली मीन्स अचानक से हुई थी, जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। इट वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली हाउ बाय फ्रेंच फिजिसिस्ट हेनरी बैकरल इन 1896। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? हेनरी बैकरल। कब? इन 1896। हुआ क्या था, स्टोरी कुछ यूं है कि उन्होंने क्या किया था, कुछ पीसेस लिए थे यूरेनियम पोटेशियम सल्फेट के, उसको एक ब्लैक पेपर में रैप किया था और एक ड्रॉर में रखा था। और ड्रॉर में उसके साथ क्या रखी हुई थी, एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी। ठीक है, तो और फोटोग्राफिक प्लेट और जो यूरेनियम था हमारा, इन दोनों के बीच में एक पीस ऑफ सिल्वर भी था। ओके, तो इसके बाद जब थोड़ी देर बाद या एक अगले दिन जब उन्होंने देखा फोटोग्राफिक प्लेट को, डेवलप किया, उसको देखा, तो वहां पे उनको उनको क्या दिखा, तो वो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो ब्लैक हो चुकी थी। मींस वो किसी ना किसी रेडिएशन के कांटेक्ट में आई थी और वहां और कुछ तो था नहीं, तो उनको पता चला कि ये यूरेनियम से आई थी। तो जो रेडिएशन थी उसको उन्होंने नाम दिया बैकरल रेज। और ए फ्यू ईयर्स लेटर, अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर, एक टीम आई फिर से पायरे एंड मैरी क्यूरी की। उन्होंने बहुत ही मेहनत से क्या किया, दो नए एलिमेंट जो कि रेडियो एक्टिव थे, रेडियम और पोलोनियम, उनको अलग किया दूसरे एलिमेंट से। ठीक है, अब जो रेडियम था वो बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव था यूरेनियम से। ठीक है, रेडियम वॉज मच मोर रेडियो एक्टिव देन यूरेनियम। नाउ द सब्सटेंसेस विच स्पॉन्टेनियसली इमिट पेनेट्रेटिंग रेडिएशंस वर कोल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। और इन सब्सटेंसेस को क्या नाम दिया गया था? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस।
और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पोलोनियम, रेडियम, थोरियम एंड यूरेनियम तो मोस्ट कॉमन है, हमें पता ही है सबको। ओके, अब इसके बाद आई इन रेडिएशंस को स्टडी करने की बारी कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से रेडिएशन निकलती है उस रेडिएशन का नेचर कैसा है। सबसे पहले बात आई इलेक्ट्रिकल नेचर। इलेक्ट्रिकल नेचर मीन्स जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन रेडिएशंस को डाला जाएगा तो क्या शो करेंगी, ये इनका नेचर कैसा होगा। तो इस टॉपिक को क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, सॉरी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। तो इन रेडिएशन में से एक कंपोनेंट ऐसा था विच कुड हार्डली पास थ्रू 0.1 सेंटीमीटर एल्यूमिनियम फॉइल कॉल्ड अल्फा रेज, और सेकेंड कंपोनेंट था जो कि 5 मिलीमीटर थिक या 5 to 6 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट के द्वारा रोक ली गई थी, तो उनको नाम दिया गया था बीटा रेज। फर्स्ट है अल्फा रेज जो कि कम पेनेट्रेटिंग थी, सेकंड है बीटा रेज जो कि थोड़ी उससे ज्यादा पेनेट्रेटिंग थी, थर्ड है गामा रेज जो कि बहुत ज्यादा ही पेनेट्रेटिंग थी, मींस एलिमेंट्स में बहुत दूर तक वो क्या कर जाती थी, पेनेट्रेट कर जाती थी, गामा रेज। और इसको जो स्टडी करने की कोशिश की गई थी उसके लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ ऐसा था। ये है हमारा लेड ब्लॉक, मींस एक ऐसा ब्लॉक जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सैंपल को रखा गया है। ओके, तो यहाँ पे ये है हमारा रेडियम सैंपल या कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का इन्होंने सैंपल लिया, यहाँ रेडियम सैंपल लिया गया है। तो उसमें से जो अल्फा रेज निकल रही हैं देखिए वो किस तरफ जा रही हैं, नेगेटिव की तरफ, और जो बीटा रेज है वो पॉजिटिव की तरफ, और जो गामा रेज है वो स्ट्रेट। तो मींस जो अल्फा रेज हैं वो कैसी हैं, नेचर में पॉजिटिव हैं, इसीलिए वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, और जो बीटा रेज है हमारी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। इट मींस इनका नेचर कैसा है, नेगेटिव। सो बीटा रेज नेगेटिव, अल्फा रेज इन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, एंड गामा रेज हैव नो चार्ज। सिमिलरली स्टडी किया गया इनके नेचर को मैग्नेटिक फील्ड में। जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो जो रेज आ रही थी, जो बीम था रेडिएशन का, वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। वन वॉज अल्फा पार्टिकल, ओके, सेकेंड वॉज बीटा पार्टिकल जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ था, एंड थर्ड वन वॉज गामा रेज जो कि डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई। देखिए अल्फा पॉजिटिव थी एंड बीटा नेगेटिव, ये इस बात से प्रूव होता है कि इन दोनों की जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन थी वो क्या थी, एक दूसरे से अपोजिट थी, एंड गामा रेज थी वो बिल्कुल ही स्ट्रेट चली गई बिना किसी डिफ्लेक्शन के, मीन्स इन पे कोई चार्ज नहीं था। अब हम स्टडी करेंगे इन तीनों रेज के नेचर को इन अ टेबल, ओके, इन फॉर्म ऑफ अ टेबल, तो हम कंपैरिजन भी हो जाएगा हमारा साथ साथ। सबसे पहले है पार्टिकल का नेचर, कि एग्जैक्टली पार्टिकल का नेचर कैसा है जो इसके अंदर है, मीन्स ये जो रेज हैं किस चीज की बनी है, किस टाइप के पार्टिकल से कंपोज्ड है, उनके अंदर क्या है, नेचर ऑफ रेज। सो अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा रेज के अंदर क्या है, अल्फा पार्टिकल, एंड व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, इट इज हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम न्यूक्लियाई। एंड बीटा रेज में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियर के अंदर से आ रहे हैं। गामा रेज क्या है, हाई एनर्जी EM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, एक सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ओके।
आई होप ये क्लियर है आपको कि नेचर ऑफ रेज क्या है। अल्फा रेज के अंदर होते हैं अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या होता है। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। मीन्स उसमें से उसके जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाते हैं, आयोनाइज कर दिया जाता है He2 पॉजिटिव, देन इट इज अल्फा पार्टिकल। ओके, तो हीलियम न्यूक्लियई हमने यहाँ राइट कर दिया है। बीटा रेज में होते हैं बीटा पार्टिकल्स, जो कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन। और जो गामा रेज हैं उसके अंदर होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि क्या है, उनकी एनर्जी बहुत हाई है। सेकंड है मास। इनका मास कैसा होता है। हीलियम जो न्यूक्लियस है उसका मास है 4 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, और जो बीटा रेज है इलेक्ट्रॉन है तो कॉमन सी बात है माइनस ई चार्ज। ई मीन्स 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम। एंड ओह सॉरी, इस पे ये चार्ज की बात है, हम बात कर रहे हैं मास की। तो मास कितना लेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का मास है दैट इज 9.11 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 kg। ये है मास एक पार्टिकल का। और जो गामा रेज है उसमें ना हाई एनर्जी ईएम रेडिएशन है, तो वो फोटोन की फॉर्म में ट्रेवल करती है, फोटोन। ओके, तो ये जो फोटोन है इनका जो रेस्ट मास होता है वो कैसा होता है, 0, रेस्ट मास 0। थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज चार्ज। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है +2e। ऑल राइट, बीटा पार्टिकल पे चार्ज होता है -e। नेक्स्ट है गामा। गामा तो हमने पहले ही कर लिया था कि उस पे चार्ज नहीं होता, मीन्स दैट इज न्यूट्रल, सो चार्ज इज 0। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन बाय ई एंड बी। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या असर होता है। दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, एक सेकेंड यहाँ पे आएगा नेगेटिव। अल्फा रेज जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्टेड थी एंड बीटा रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्टेड थी। उसके बाद नो डिफ्लेक्शन। ओके, इसके बाद बात करते हैं स्पीड की। जो अल्फा रेज थी उनकी स्पीड थी अबाउट 10 रेज टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड एंड बीटा रेज की थी 10 रेज टू पावर 8 मीटर per second। About means it is not exact, near about, but it was variable, and photon की जो स्पीड थी that was 3 into 10 raised to power 8 meter per second, that is speed of light। next it is ionizing power। अगर मुझे वीडियो बीच में रोकना पड़ता है बिकॉज यहाँ पे बहुत शोर रहता है, तो देखते हैं आगे। आयोनाइजिंग पावर कितनी थी, अल्फा रेज की थी 10 रेज टू पावर 4 टाइम्स देन गामा रेज। ओके, और इसकी थी 10 रेज टू पावर 2 टाइम्स गामा रेज। ओके, एंड गामा रेज की जो आयोनाइजेशन पावर थी वो थी मिनिमम, और हम कह देते हैं लीस्ट, बिकॉज गामा रेज कैसी हैं, न्यूट्रल हैं, तो वो आयोनाइज नहीं करती हैं। इसके बाद आ जाता है पेनिट्रेटिंग पावर। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन लीस्ट पेनिट्रेटिंग है एंड कौन मोस्ट पेनिट्रेटिंग है। सो इट इज पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर थी मिनिमम किसकी, अल्फा रेज की, ठीक है। उसके बाद 10 रेज टू पावर 2 टाइम्स ऑफ अल्फा रेज, ये थी बीटा रेज की, एंड 10 रेज टू पावर 4 टाइम्स ऑफ अल्फा रेज, ये है गामा रेज के लिए। इसके बाद बात करेंगे इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक
प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट में जो हम बात करें अल्फा रेज की, तो अल्फा रेज का जो इफेक्ट है दैट इज वेरी स्ट्रोंग। इसके बाद इनका है लेस एंड इनका है लीस्ट। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है अल्फा रेज का, उसके बाद होता है बीटा रेज का एंड उसके बाद होता है गामा रेज का। ये टेबल आप बना सकते हैं, ये आपको याद रखनी है, इसको याद कर लेना है कि किसका इफेक्ट ज्यादा है, कैसा है, और ये आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट लॉज फॉर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। मीन्स जब भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है तो क्या क्या लॉज फॉलो होते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो कितना बढ़ता है, क्या चेंज आते हैं किसी न्यूक्लियई में। सो फर्स्ट इज इन अल्फा पार्टिकल एमिशन एटॉमिक नंबर decreases by 2 and mass number decreases by 4। ओके, तो इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक न्यूक्लियई है, ठीक है, एक्स नाम ले लेते हैं उसका, ए उसका मास नंबर है, जेड उसका एटॉमिक नंबर है। अभी इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इसमें से क्या निकला, एक अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम न्यूक्लियई। हीलियम न्यूक्लियई मीन्स व्हाट, 2 पॉजिटिव चार्ज एंड उसका जो, एक सेकेंड यहाँ करते हैं, हीलियम न्यूक्लियई क्या होता है, मास नंबर इज 4 एंड एटॉमिक नंबर इज 2। ओके, तो इसमें से Z इज इक्वल टू 2 है, A इज इक्वल टू 4 है, ये इसमें से निकल रहा है, तो डेफिनेटली क्या होगा, Z क्या हो जाएगा, Z माइनस 2 आ जाएगा एंड A माइनस क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से एक अल्फा पार्टिकल बाहर आ चुका है। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड है बीटा पार्टिकल का जब रेडिएशन होता है, इन बीटा पार्टिकल एमिशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 4 बट मास नंबर रिमेन्स सेम। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, मास नंबर रिमेन्स सेम। एंड थर्ड है हमारा गामा एमिशन, नाइदर मास नंबर चेंजेस नॉर एटॉमिक नंबर। ना मास नंबर चेंज होता है, ना ही एटॉमिक नंबर। और ये बना कैसे, ये लॉज आए कहाँ से, बेसिक लॉज से। फर्स्ट लॉ जो हम बात करेंगे, इनका कोई नाम नहीं है बट ये दिए थे सोडी एंड फजान, 2 लोगों ने दिए थे ये। तो इन 2 लोगों ने जो लॉज दिए थे उसके लिए जो बेसिक रूल अपनाया था वो क्या था, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज बिफोर एंड आफ्टर disintegration must be equal। सेम सेकेंड लॉ था, द सम ऑफ mass numbers before and after nuclear disintegration must be
सेम मीन्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए फर्स्ट लॉ मैंने आपको अभी भी बताया क्या था कि जो चार्ज है बिफोर एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन सेम रहना चाहिए। इट मीन्स ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है जो मास नंबर है वो भी बिफोर एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके एग्जाम्पल में हमने अभी अभी किया था, देखिए उससे पहले डिसइंटीग्रेशन से पहले जो मास था वो कितना है A एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑल्सो इट इज A बिकॉज यहाँ पे इसका A-4 जरूर है, बट जो अल्फा पार्टिकल जो रिलीज हुआ है उसका मास नंबर कितना है, उसका क्या है 4। वो जो 4 यहाँ से माइनस हुआ वो 4 यहाँ आ गया, और जो 2 यहाँ से माइनस हुआ तो वो 2 यहाँ पे आ गया। इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 2। ओके, तो यहाँ से ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो हो गए। और गामा पार्टिकल्स की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो हमें पता होनी चाहिए, दे शो द phenomena of pair production। मीन्स वो क्या करते हैं, गामा फोटोन से दो पार्टिकल बनते हैं। गामा फोटोन जब भी किसी न्यूक्लियस के पास आता है या किसी न्यूक्लियस के पास से नज़दीक से पास होता है तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है इनटू एलिमेंट्री पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल। तो ये है इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज पॉजिट्रॉन। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि पेयर प्रोडक्शन कौन शो करता है, गामा पार्टिकल या गामा फोटोन। इसके सिवाय कुछ स्पेशल रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं, जो हमारे काम आएंगे बार बार। कीप इन माइंड। सो एन इंडिविजुअल एटम कैन नॉट इमिट simultaneously both alpha and beta particles। एक इंडिविजुअल एटम कभी भी अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स को एक साथ एमिशन नहीं कर सकता। ओके, सेकंड है एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल may be accompanied by गामा रे फोटोन। मीन्स जो गामा रे फोटोन है वो एनर्जी फोटोन है, तो वो अल्फा और बीटा पार्टिकल के साथ आ सकते हैं। बट जो अल्फा पार्टिकल है और बीटा पार्टिकल है साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ एमिशन नहीं हो सकता किसी भी एटम से। तो यहाँ तक हमने पढ़े हैं रेडियो एक्टिविटी के बेसिक लॉज। इसके बाद आएगा रेडियो एक्टिव डीके लॉ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।